पृथ्वीराज चौहान से पहले अनंगपाल दिल्ली का राजा था। उसकी दो पुत्री थी। उसने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल राठौर के साथ और अपनी छोटी पुत्री का विवाह अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के साथ किया था। कन्नौज में विजयपाल को जो पुत्री ब्याही थी उससे जयचंद का जन्म हुआ था और जो पुत्री सोमेश्वर को ब्याही गई थी उससे पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। अनंगपाल के कोई पुत्र न था, इसलिए उसके राज्य के उत्तराधिकारी जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही थे। लेकिन अनंगपाल का स्नेह पृथ्वीराज चौहान के प्रति अधिक था, इसीलिए अनंगपाल के मरने के बाद दिल्ली के राज्य का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान को बनाया गया। राजा अनंगपाल ने अपने मरने के पहले ही राज्य का अधिकार पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। इस घटना से जयचंद के हृदय में बड़ा असंतोष पैदा हुआ। राजा अनंगपाल की बड़ी पुत्री से जयचंद का जन्म हुआ था, इसलिए नाना के राज्य का वास्तव में उत्तराधिकारी वही था। पृथ्वीराज अवस्था में भी छोटा था और छोटी पुत्री से उत्पन्न हुआ था, इसलिए नियमानुसार अनंगपाल के राज्य का वह उत्तराधिकारी नहीं था। फिर भी पृथ्वीराज को ही दिल्ली का राज्य मिला। इसका कारण था जयचंद का स्वभाव और चरित्र उसकी छोटी अवस्था से ही अच्छा नहीं था, इसलिए उसके प्रति अनंगपाल का स्नेह नहीं था। जयचंद जब छोटा था उसी समय से वह जानता था कि आगे चलकर दिल्ली के राज्य का अधिकारी मैं बनूंगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और पृथ्वीराज चौहान उसका अधिकारी बना तो उसी दिन से उसके हृदय में अंतःकरण में पृथ्वीराज चौहान के प्रति एक गंभीर ईर्ष्या पैदा हो गई। दिल्ली के राज सिंहासन पर पृथ्वीराज के बैठते ही जयचंद ने अपना विरोध आरंभ किया। पैदा होने वाली ईर्ष्या को वह अपने हृदय में पचा न सका। संयुक्ता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, वह विवाह के योग्य हो गई थी। इसलिए जयचंद ने अपने मंत्रियों, मित्रों और संबंधियों से परामर्श लेकर संयुक्ता के विवाह का स्वयंवर किया और समस्त भारतीय राजाओं को उनमें शामिल होने के लिए उसने निमंत्रण भेजा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में आने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया। जयचंद ने इतना ही नहीं किया, बल्कि स्वयंवर के दिन निकट आ जाने पर जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की धातु की मूर्ति बनवाई और स्वयंवर में जब सब राजा एकत्रित हुए तो धातु की बनी हुई पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखी गई। अपनी इस योजना का निश्चय जयचंद ने पहले से ही कर लिया था और स्वयंवर से पहले ही इस किए जाने वाले दुर्व्यवहार का समाचार पृथ्वीराज चौहान को मिल गया था। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना को लेकर छिपे हुए भेष में स्वयंवर में जाकर सम्मिलित हुआ। वहां पर बैठे हुए राजा पृथ्वीराज चौहान को पहचान ना सके। स्वयंवर के समय संयुक्ता अपने हाथ में माला लेकर आई और बैठे हुए राजाओं को पंक्ति में 2 बार घूमकर उसने अपनी माला धातु की बनी हुई पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में डाल दी। संयुक्ता के ऐसा करते ही राजभवन में एक अद्भुत कोलाहल मच गया। उसी अवसर पर पृथ्वीराज चौहान अपने स्थान से उठकर तेजी के साथ आगे बढ़ा और संयुक्ता को अपने साथ लेकर इतनी शीघ्रता के साथ वह बाहर हुआ कि बैठे हुए राजा अपने कर्तव्यों का कुछ निर्णय न कर सके। राजा जयचंद के देखते ही देखते पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता के साथ अपनी सेना में जो बाहर दूर पर खड़ी हुई थी पहुंच गया और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। पृथ्वीराज चौहान की गति को कोई रोक ना सका। स्वयंवर की इस घटना का प्रभाव उसमें आने वाले राजाओं पर अच्छा नहीं पड़ा। भारतीय राजाओं में आपस की ईर्ष्या का रोग तो बहुत पुराना था। आपस की फूट के कारण समस्त भारतीय राजाओं का और इस देश का अनेक बार सर्वनाश हो चुका था, लेकिन राजाओं की पारस्परिक ईर्ष्या का अंत न हुआ। पृथ्वीराज चौहान के साथ भी देश के अनेक राजाओं की शत्रुता पहले से ही थी और स्वयंवर के इस नाटक को देखकर और भी कितने ही राजा और नरेश उसके शत्रु बन बैठे। मनुष्य पर प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है।
संयुक्ता के साथ विवाह करने के बाद पृथ्वीराज चौहान में और पहले के पृथ्वीराज चौहान में अंतर पड़ने लगा। यह अंतर समय के साथ साथ धीरे धीरे विशाल और विस्तृत होने लगा। जो पृथ्वीराज चौहान कल तक एक शूरवीर और साहसी योद्धा था, वह आज रात दिन महलों में रहकर विलासिता का भोक्ता बन गया। संयुक्ता एक परम सुंदरी युवती थी। उसके अपूर्व सौंदर्य ने महाराज पृथ्वीराज चौहान को आकर्षित किया। फलस्वरूप पृथ्वीराज का प्रत्येक समय संयुक्ता के साथ महलों में रहकर आमोद प्रमोद में बीतने लगा। विलासिता और वीरता जीवन की दो चीजें हैं और दोनों ही एक दूसरे की विरोधिनी है। विलासिता वीरता का नाश करती है और वीरता विलासिता से घृणा करती है। एक वीर पुरुष विलासी नहीं हो सकता और विलासिता में डूबा हुआ कोई आत्मा वीरात्मा नहीं हो सकता। एक ओर पृथ्वीराज के शत्रुओं की संख्या बढ़ रही थी और दूसरी ओर जीवन का अनुराग और विलास उसे अकर्मण्यता की ओर ले जा रहा था। संयुक्ता के स्वयंवर में एक असहाय आघात से राजा जयचंद का हृदय क्षत विक्षत हो चुका था। वह किसी प्रकार पृथ्वीराज को इसका बदला देना चाहता था। उस बदले का वह निर्माण कर रहा था, लेकिन पृथ्वीराज उसे देख न सका। उसके नेत्रों का प्रकाश अंतःपुर के भीतर ही केंद्रित होकर रह गया था। पृथ्वीराज चौहान को राजा जयचंद के द्वारा मिलने वाले बदले का कुछ पता नहीं था। आगे राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के उद्देश्य से मोहम्मद गौरी से मित्रता की और दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया। तराइन के प्रथम युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करके जिस प्रकार से जख्मी हुआ था, फिरोज कोह में 6 महीने तक चारपाई पर पड़े रहकर और मरहम पट्टी करके किसी तरह से उसकी जान बची थी, तो वे तो वैसे भी किसी तरह से पृथ्वीराज चौहान से तराइन के प्रथम युद्ध का बदला लेना चाहता था। इसी मौके पर कन्नौज के राजा जयचंद का मजबूत मशवरा पाकर और उसको विश्वास के योग्य समझकर उसने भारत में हमला करने की तैयारी शुरू कर दी थी। मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापतियों, मंत्रियों और सरदारों को बुलाकर परामर्श किया और भारत में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध एक भयानक हमला करने के लिए उसने जोरदार तैयारियां करने का हुक्म दिया। तो आज के लिए बस यहीं तक। आगे आने वाली अगली वीडियोस में हम तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये जानकारी अगर पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।